Hello, dear student. How are you? I hope you are well with your family. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा बहुलक निर्माण की विधियों में मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, जिसके दो स्टेप अपन ने किए थे। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो यहां बच्चों अपन ने पढ़ा है कि प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो यहां जो मुक्त मूलक अपना बनता है वो किस वजह से बनता है, वो कहां क्रिया करता है, यही सबसे ज्यादा अर्जेंट और जरूरी बातें अपने पास हैं। क्योंकि जब अपने को ये पता होगा कि कौन सा अभिकर्मक कब बनता है और वो किस तरीके से काम करता है, तो हर एक रिएक्शन को याद रखना अपने लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्योंकि फिर अपने पास कुछ रखने वाली चीजें बचेंगी नहीं। अपने को जब करना आ जाएगा तो अपन इजीली उन चीजों को कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप में पॉलिथीन बना रहे थे अपन। तो फर्स्ट स्टेप में जो बेंजाइल पेरोक्साइड है C6H5 इसका प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश भी डाल सकते हो, ऊष्मा भी डाल सकते हो, हीट कर सकते हो। तो इसका समास विदलन हो जाता है। क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है यहां देखिए दोनों साइड सेम समूह अपने को दिख रहे हैं। तो समास विदलन में अपन जानते हैं क्या होता है, बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं पर एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार अपने पास यहां बन जाता है C6H5C डबल बॉन्ड O और यहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के रूप में व्यवस्थित रहता है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड है ये कम स्टेबल है। तो इसलिए क्या होता है, ये तुरंत अब कम स्टेबल क्यों है, उसका कारण ये है कि इस कार्बन पर दो साइड जब ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो इसका पॉजिटिव पार्ट जो है धनावेश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा था तो ये क्या करता है, इस कार्बन पर बंध बनाना शुरू कर देता है। और अपन जानते हैं कि प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां अपने को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन अपन कहां से लेके आएंगे, इस बॉन्ड से उसे लेके आ जाएंगे। अब आप ये कहो कि सर इसी बॉन्ड से क्यों लेके आए, कि यहां पाई बॉन्ड है ये कमजोर है, तो पहले तो नियम अकॉर्डिंग इसे टूटना चाहिए। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड तोड़ता हूं तो मेरे पास वापस यही समूह बन जाएगा। देख लीजिए एक बार आप, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बजाय ये बड़ा इलेक्ट्रॉन लेके आऊं तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसलिए ये बॉन्ड न तोड़ के अपन कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये। और यहां से CO2 मुक्त हो जाएगी और अपने पास एक मुक्त मूलक अभिकर्मक बन जाएगा फेनिल मुक्त। ये फेनिल मुक्त मूलक क्या करता है, अभिकर्मक बन गया। अपन जानते हैं कहां क्रिया करेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर। तो अपन अपनी मोनोमर जो है एकलक इकाई जो है वो कौन है, एथिन है। तो सिंपल सी बात है, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को। पाई बॉन्ड कमजोर है, ये पहले टूट जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा
C6H5CH2CH2 मुक्त मूलक। तो यहां इस प्रारंभिक पदार्थ ने क्या कर दिया, जो आपकी एकलक इकाई की जो मोनोमर है उसको इसने एक्टिव कर दिया। यही चीज डेफिनेशन के अंदर अपने पास। अब सेकेंड स्टेप में ये जो सक्रिय एकलक इकाई आपकी है, ये क्या करेगी, क्रमबद्ध रूप से बार बार लगातार अन्य एकलक इकाइयों पर बंध बनाती जाएगी। तो मैं अलग अलग स्टेप देने की बजाय यहां सीधा लिख देता हूं NCH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, C6H5CH2CH2CH2CH2, इसको मैं यहां एंड डाल देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बड़ी श्रृंखला बनती जाएगी और इसे अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया का संचरण पद। ये क्या कहलाता है, अभिक्रिया का प्रारंभक पद। ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो। अब जो तीसरा स्टेप अपने पास है वो क्या है, समापन पद। श्रृंखला समापन पद। चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो श्रृंखला समापन पद के अंदर क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि बहुलीकरण की क्रिया जो है वो अब यहां आके बंद होने वाली है, रुकने वाली है। तो बच्चों आप एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे अगर मैं किसी पर मुक्त मूलक लगाता हूं, किसी पर प्लस चार्ज लगाता हूं, किसी पर माइनस चार्ज लगाता हूं, तो ये तीन टाइप के मेरे पास अभिकर्मक बनते हैं और मैक्सिमम रिएक्शनों में तीन टाइप के अभिकर्मक ये काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस अवस्था में इसे आप एक मध्यवर्ती के रूप में मान सकते हो। पार्टीशन मध्यवर्ती में भी कई अलग अलग स्टेप होते हैं, तो उसी का एक भाग मान सकते हो। तो ये इस कंडीशन में नहीं रह सकता। अगर किसी भी परमाणु पर, किसी भी यौगिक पर अगर कोई आवेश है, तो आप इस चीज को पूरी तरह दिमाग में व्यवस्थित कर लीजिए कि वो किसी न किसी के साथ क्रिया करके अपने आवेश को खत्म करेगा। जब तक कि वो अपना आवेश खत्म नहीं कर लेगा तब तक वो स्थायी नहीं रह सकता। तो सिंपल सी बात है कि यहां भी देखिए अपने पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। अब फ्री पड़ा हुआ तो किसी न किसी के साथ तो क्रिया करेगा ही। तो अगर आपको इसकी क्रिया रोकनी है तो आप इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हटा दो यहां से और इसे उदासीन अणु में बदल दो। अगर ये उदासीन अणु में परिवर्तित हो गया तो समझिए कि एक स्थायी यौगिक बन चुका है। अब आपकी क्रिया जो वो रुक जाएगी, क्योंकि अपन ने ये काम किया, पहले स्थायी था ये थी, अपन ने इसको तोड़ के इसे एक्टिव कर दिया। अब यहां आने के बाद अपन इसे रोकना चाहते हैं तो इसकी क्रियाशीलता को वापस रोक दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका ये जो समापन है मुक्त मूलक बहुलीकरण का, ये चार तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले तरीके में अपन बात कर लेते हैं युग्मन। नाम से पता चल रहा है जुड़ना। तो यहां थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो भी रिएक्शन आप जिस पात्र में करवाओगे वहां आपने क्या है, एथिन डाल रखा था। भाई बहुलीकरण ये करेंगे तो एक तो अपन यहां किसको यूज करेंगे, एथिन को। इसके बहुत सारे अणु अपने पास होंगे। दूसरा, थोड़ी मात्रा में ये प्राथमिक पदार्थ डालेंगे अपन, बेंजोन पेरोक्साइड।
तो थोड़ी मात्रा में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेंजोइल पेरोक्साइड का एक ही अणु, अणु तो ज्यादा ही है। तो यहां पर आपको समझाने के लिए ये मान लूं कि ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना, इतनी संख्या नहीं होती है। यहां मैं ये मान लूं कि एथिन के अपन ने 100 कण डाले और बेंजोइल पेरोक्साइड के अपन ने 2 कण यूज किए, 2 कण डाले, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक बेंजोइल पेरोक्साइड से कितने फेनिल मुक्त मूलक बने? चलो 2 की बजाय 1 ही डाल दूंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। एक जब टूटा तो उससे आपको ये फेनिल मुक्त मूलक कितने मिले थे? 2 मिले। यहां इस प्रोसीजर के अपन ने के अंदर अपन ने सिर्फ एक का ही काम दिखाया है ना। तो ये फेनिल मुक्त मूलक क्या करेगा, इसको 2 बने ना अपने पास, ये तो एक को मान लीजिए कि एक एथिन का अणु मिला, इसने उस पर काम शुरू कर दिया, दूसरे को दूसरा मिला, उसने उस पर काम शुरू कर दिया। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, एक बड़ी श्रृंखला हो सकती है, एक छोटी हो सकती है, मे भी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन दोनों की क्रियाएं अपनी अलग अलग चल रही है, दोनों बहुलक श्रृंखलाएं बनती जा रही हैं, 2 भी बन सकती है, 3 4 5 इस प्रकार से। तो बहुत सारी वहां बहुलक श्रृंखलाएं बनना शुरू हो जाती है। तो उनमें से जब 2 बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर बहुलीकरण की क्रिया को समाप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, युग्मन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां अपन देख लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 2 बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जोड़ के दिखा देंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो देखिए बच्चों, C6H5 CH2 CH2 N CH2 CH2, ये एक बहुलक श्रृंखला हो गई। तो एक हो गई, आप इसको नंबर 1 भी दे सकते हो, सीधा लिखो तो भले सीधा लिख सकते हो। दूसरी बहुलक श्रृंखला जिसमें नंबर दे देता हूं, तो ये नंबर 1 हो गया। दूसरी बहुलक श्रृंखला को मैं व्यक्त कर सकता हूं C6H5 CH2 CH2, इसको मैं N2 लिख रहा हूं। N1 N2 का सिर्फ पहचानने के लिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि N1 N2 बराबर हो, संख्या कम ज्यादा हो सकती है, कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, सिर्फ ये नंबर मैंने पहचानने के लिए लिखा है कि ये बहुलक श्रृंखला फर्स्ट है और ये बहुलक श्रृंखला सेकंड है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, युग्मन हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, उसके आगे का ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं C6H5 CH2 CH2 N1 CH2 CH2 N2 C6H। इस प्रकार ये पॉलीमर अपने को प्राप्त होता है पॉलीथीन के रूप में, ठीक है ना। तो बच्चों, युग्मन प्रोसेस आप समझ गए होंगे शायद कि आपको इसमें क्या करना है, 2 बहुलक श्रृंखलाओं को आपस में लाके जोड़ देना है। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा, दोनों के पीछे बॉन्ड बन जाएगा और युग्मन क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा स्टेप अपन बात कर लेते हैं, जो बहुलीकरण क्रिया रोकने के लिए यूज होता है। इस बहुलीकरण में असमानुपात, असमानुपात में क्या होता है, देखिए मैंने बताया कि जिस पात्र में आप ये सब करोगे, ये सब करने का मतलब जो पॉलीएथिलीन डाल दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया, उनके बीच रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारे बहुलक श्रृंखलाएं बन जाएंगी। जब 2 बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ेंगी तो समापन का कौन सा स्टेप हो गया अपना, युग्मन वाला हो गया। और कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कि जो बहुलक श्रृंखला अपने पास है
तो देखिए वहां पर ने क्या किया था युग्मन में कि दोनों के बीच एक बॉन्ड बना दिया था। मैंने आपको पहले कहा था कि मुक्त मूलक जो है वो मोस्टली कहां क्रिया करता है, द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन पर, लेकिन वो कार्बन आपका जो है वो बेंजीन वलय का नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कार्बन नहीं है तो उस कंडीशन में जो मुक्त मूलक है वो बेटा क्रिया कहां करता है, धनात्मक भाग पर करता है। तो यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक साझा हो सकता है, सहसंयोजी बॉन्ड बन सकता है जैसा कि युग्मन में बना। दूसरी चीज, इस हाइड्रोजन में प्लस है क्योंकि कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो सिंपल सी बात है कि कार्बन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस हाइड्रोजन को दे देता है बंद करने के लिए। उसी समय इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसने दिया, एक कौन देगा, इस बॉन्ड से आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H जो है यहां स्थानांतरित हो जाएगा। तो C6H5 CH2 CH2 N1 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरी स्ट्रक्चर जो अपने पास ये वाली बनी है C6H5 CH2 CH2 N2 CH2 CH3, असमानुपात। इसके अंदर हाइड्रोजन दूसरे समूह में चला गया, हाइड्रोजनों की संख्या में असमानुपात आ गया। तो देखिए बच्चों, इसे याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि असमानुपात का जो समापन पद है इसके अंदर आपको करना क्या है, वैसे नोट्स में वो सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। मुक्त मूलक जो कार्बन है उसके पास वाले कार्बन, मुक्त मूलक कार्बन के पास वाले कार्बन की हाइड्रोजन को आप दूसरे मुक्त मूलक अणु पर जोड़ दें, जिस वजह से दोनों उदासीन अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपकी बहुलीकरण क्रिया रुक जाएगी, और इस तरीके से जो आपने समापन किया है उस समापन को अपन क्या बोलते हैं, असमानुपात बोलते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात क्या है, असमानुपात में आपको क्या करना है, दो मुक्त मूलक बहुलक श्रृंखलाएं लेके एक श्रृंखला के मुक्त मूलक कार्बन के पास वाले कार्बन की हाइड्रोजन को दूसरे मुक्त मूलक कार्बन पर जोड़ना, ये लाइन आपको याद रखनी है, फिर आप इनको जोड़कर और इस रिएक्शन को रोक सकते हो। क्लियर, ये आपका समापन का दूसरा स्टेप, दूसरा पद। समापन के तीसरे पद की अगर मैं बात करूं तो उसे अपन यहां बोलते हैं श्रृंखला स्थानांतरण पद। तीसरा पद अपन यूज करते हैं श्रृंखला स्थानांतरण पद। तो चेन ट्रांसफर स्टेप के अंदर क्या होता है, क्योंकि अपने को तो मोस्टली करना क्या है भाई, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसी को हटाना, वहां से किसी के साथ जोड़कर रोक दो, किसी वहां से हटाकर रोक दो, कैसे भी करो भले। तो यहां पर क्या करने वाले हैं कि जो बहुलक श्रृंखला में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ा है, इसे नाम से पता चल रहा है श्रृंखला स्थानांतरण, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस श्रृंखला से किसी दूसरी श्रृंखला पर भेज दो, वो भले क्रिया करती रहे, अपना काम तो बन ही जाएगा।
अपनी बहुलीकरण क्रिया रुक जाएगी। तो दूसरी श्रृंखला पर अगर भेजें अपन तो क्या करते हैं, HR। अब बात आती है HR क्या है, कहां से आया है। तो देखिए बच्चों, ये जो HR है इसे श्रृंखला स्थानांतरण पदार्थ भी आप मान सकते हो। ये आपका प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, एकलक भी पॉसिबल है, बहुत ही रेयर है दोनों चीजें। आपका विलायक मेन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी है वो कौन है बेटा, ये विलायक। मतलब ये रिएक्शन आप जिस विलायक में करवाओगे, जिस कार्बनिक विलायक में करवाओगे वो है, ठीक है ना। तो श्रृंखला स्थानांतरण स्टेप द्वारा बहुलीकरण का जो समापन है ये कहां पर होता है कि यदि आप वो बहुलीकरण क्रिया किसी कार्बनिक विलायक के अंदर करवा रहे हो तो उस समय समापन का ये स्टेप पॉसिबल होता है। और इस स्टेप में होता क्या है, ये कहां क्रिया करेगा, मैंने बताया था द्विबंधी या त्रिबंधी कार्बन पर नहीं है तो धनात्मक भाग पर, तो यहां R का मतलब एल्किल ग्रुप, तो यहां कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका बॉन्ड आ जाएगा इस हाइड्रोजन पर। एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो इस प्रकार अपने पास बन जाएगा C6H5 CH2 CH2 N CH2 CH2 H आ गई, इसमें हो गया उदासीन और R पर चला गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इस प्रकार अपना जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था जो बहुलक श्रृंखला में था वो कहां चला गया, किसी दूसरी श्रृंखला पर चला गया और अपनी बहुलीकरण क्रिया रुक गई। और इसी स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, श्रृंखला स्थानांतरण पद। और श्रृंखला स्थानांतरण पद के अंदर जो पदार्थ अपन यूज करते हैं जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं वो मोस्टली कौन होता है, विलायक होता है। तो ये आपका समापन का तीसरा स्टेप, लास्ट चौथा स्टेप जो है समापन का, वो अपने पास क्या है, निरोधन, बाह्य पदार्थ द्वारा। मतलब कि अगर ये ऊपर के जो 3 स्टेप है ये किन्हीं परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पाते हैं या आपको बहुलीकरण जल्दी समाप्त करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, बाहर से कोई पदार्थ डालना है और वो पदार्थ आपकी बहुलक श्रृंखला को, बहुलीकरण क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। और उस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, निरोधक या अवरोधक। ये पदार्थ मोस्टली क्या होंगे, आपके बेंजीन व्युत्पन्न होते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से किसी का नाम दे दिया जाता है कि इनका बहुलक या बहुलीकरण क्रिया में क्या उपयोग है, या सीधा ये पूछ सकता कि बहुलीकरण क्रिया में मुक्त मूलक बहुलीकरण क्रिया को अवरोधित करने वाले किसी निरोधक का नाम बताइए। दोनों तरीके से पूछे हैं यहां से। तो देखिए बच्चों, यहां ये मोस्टली क्या करते हैं, बहुलीकरण क्रिया को अवरोधित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं उस चीज को आप यहां समझिए। यहां देखिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं कि ये जो बहुलक श्रृंखला है थोड़ी बड़ी है तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाकी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी जगह में पॉलीमर मुक्त मूलक श्रृंखला के लिए इस
पी का यूज कर रहा हूं। आप ये मान सकते हो कि ये क्या है, ये वाई है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहां मैंने लिख दिया पी, तो ये कौन है, ये बहुलक मुक्त मूलक श्रृंखला, प्लस यहां मैं किसी निरोधक को यूज करूंगा, तो निरोधक के रूप में मैंने जैसे यूज कर दिया नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। तो बच्चों यहां जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ये क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और यहां जैसे कनेक्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो अपने पास संरचना बन जाएगी, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक बॉन्ड वाला, आपकी बहुलक श्रृंखला इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास वाले कार्बन से जब बॉन्ड बनाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बेंजीन वाले में विस्थानीकृत होगा, मतलब यहां सर्किल करेगा, जिसे आप अनुनाद के रूप में पढ़ते हो, ठीक है ना। अनुनाद का मतलब प्लस माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक अनुनाद होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो विस्थानीकरण है ये आपका अतिसंयुग्मन प्रभाव के अकॉर्डिंग इसे बताया जाता है, सर्किल इसका वैसे ही होता है। अगर ये विस्थानीकृत हो रहा है तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है, तो इस प्रकार आपको एक स्थायी बहुलक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप निरोधक का यूज करके भी बहुलक श्रृंखला को रोक सकते हो। तो देखिए मुक्त मूलक बहुलीकरण की क्रिया को रोकने के लिए, अवरोधित करने के लिए अपन ने समापन के लिए 4 स्टेप यूज किए हैं। पहला स्टेप युग्मन, जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो, 2 बहुलक श्रृंखलाओं को आप आपस में जोड़ दीजिए। दूसरा असमानुपात, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक बहुलक श्रृंखला में मुक्त मूलक कार्बन के पास वाले कार्बन की हाइड्रोजन को दूसरी मुक्त मूलक श्रृंखला के मुक्त मूलक कार्बन पर ऐड कर देना है। तीसरा श्रृंखला स्थानांतरण, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी श्रृंखला मोस्टली विलायक पर ट्रांसफर कर देना है। और चौथा जो है, किसी बाह्य पदार्थ की सहायता से आप बहुलीकरण क्रिया को रोक सकते हो। इस बाह्य पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, निरोधक कहते हैं। और यहाँ मोस्टली अपन किसका यूज करते हैं, अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 3 टाइप के निरोधक आपको दिए हुए हैं, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्विनोन, इस टाइप के। तो ये आपका मुक्त मूलक बहुलीकरण कंप्लीट होता है। और आप इसकी क्रिया विधि को आप एक बार अच्छे से समझिए। अब अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्या जरूरी चीज है, क्योंकि यहां से आपको मुक्त मूलक अभिकर्मक के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कब बनता है, कैसे काम करता है। वैसे मैं 4 चैप्टरों में मैं आपको ये चीजें लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे करता है, लेकिन फिर भी एक बार आपका हल्का सा बेस तैयार हो जाएगा। बाकी बचे 2 टाइप के अभिकर्मक, जिनको अपन, जो दूसरा टाइप अपना यहां था योगात्मक का,
आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, उसके अंदर अपन इन दोनों को पढ़ेंगे, ये कब बनते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा कि प्लस वाला है तो इसे कहाँ काम करना चाहिए, माइनस पर, और माइनस वाले को कहाँ काम करना चाहिए, प्लस पर करना चाहिए। बस यही आपके कुछ मेन चीजें हैं। तो ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से